हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंदु जायसवाल आज अनुदेशन का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें हम अनुदेशन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा का एक आवश्यक अंग है और अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो इस ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करती है। अनुदेशन की प्रक्रिया का तात्पर्य ज्ञान के तथ्यों के अनुरूप शिक्षण की एक व्यवस्था करना है जब तक छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन नहीं आ जाता। एक तरह से कहा जाए तो अनुदेशन की जो प्रक्रिया है वो विद्यार्थियों के व्यवहारगत परिवर्तन पर ही आधारित होती है। अनुदेशन में शिक्षक शिक्षार्थी के व्यवहारगत परिवर्तन पर बल देता है। यह व्यवहार दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यूनतम आवश्यक व्यवहार और एक होता है अंतिम व्यवहार। जो न्यूनतम आवश्यक व्यवहार होता है वो विषय वस्तु को सीखने के लिए पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है और जो अंतिम व्यवहार होता है उसमें शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीखने के परिणाम स्वरूप प्रदर्शित करता है। अनुदेशन एक तरह से कक्षा कक्ष तक ही सीमित होता है। अनुदेशन की प्रक्रिया में तर्क देना, वार्तालाप करना, व्याख्या करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना और साथ ही साथ पाठ्यक्रम को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना, पाठ्यक्रम को उद्देश्यों के अनुरूप पूर्ण करना और छात्रों को कार्यों का आवंटन करना, इस प्रकार की क्रियाओं को अनुदेशन प्रक्रिया के फलस्वरूप शिक्षक करता है। फिर हम देखें तो अनुदेशन एक पक्षीय यानी कि वन वे प्रक्रिया होती है। इसमें शिक्षक व छात्रों के मध्य अंतः क्रिया होना आवश्यक नहीं होता है। यह एक कृत्रिम प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक द्वारा निर्देशों को छात्रों पर आरोपित किया जाता है और केवल विषय वस्तु पर या पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ही बल दिया जाता है। अनुदेशन की प्रक्रिया में कक्षा शिक्षण के साथ साथ अभिक्रमित अनुदेशन, रेडियो या दूरदर्शन अनुदेशन और कंप्यूटर सहायक अनुदेशन आदि विधियों और प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि एक अनुदेशक में क्या क्या गुण होने चाहिए। अनुदेशक को सबसे पहले अपने उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, तभी वह अपने शिक्षार्थियों को उद्देश्यों को पूर्ण रूप से करवाने में सक्षम हो सकेगा। उसे अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से एवं विषय से परिपूर्ण परिचित होना चाहिए। अनुदेशक को छात्रों के रूप में मित्रवत व्यवहार करना चाहिए ताकि वे अनुदेशक की बात को ध्यान से समझ सकें। अनुदेशक की जो अभिव्यक्ति शैली है वो प्रभावी होनी चाहिए। अनुदेशक जिस भी प्रकार के विचार दे रहा है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट होने चाहिए और छात्रों को समझने वाले होने चाहिए। उसे अपने विद्यार्थियों की जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान करने और कक्षा में प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करने चाहिए। अनुदेशक को छात्रों के प्रति निष्पक्ष और दृढ़ होना चाहिए। उसमें विद्यार्थियों के प्रति पक्षपात की भावना नहीं आनी चाहिए। अनुदेशक को उचित हाव भाव, आवाज का उतार चढ़ाव और जो भाषागत प्रवाह है इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अनुदेशन से पूर्व अनुदेशक को कुछ बातों का और भी ध्यान रखना चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए कि विद्यार्थी सीखने के इच्छुक हैं या नहीं, छात्रों का ध्यान कक्षा में है या नहीं, कक्षा को सीखने के लिए उचित प्रकार से अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ बाल केंद्रितता का, छात्रों की रुचि का, सीखने की इच्छा का ध्यान रखा जाना चाहिए। शिक्षक को कक्षा कक्ष में कुछ अनुदेशन रणनीतियों को भी अपनाया जाना चाहिए। अनुदेशन रणनीतियों के अंतर्गत वे क्रियाकलाप आते हैं जिनके माध्यम से अनुदेशन को और अधिक प्रभावी बनाकर शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके। कक्षा कक्ष में प्रभावी अनुदेशन प्रत्येक शिक्षक के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है और एक सफल कक्षा की अनुदेशन रणनीतियों में हम निम्नलिखित मुख्य रणनीतियों को शामिल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सही कक्षीय वातावरण निर्मित करना। यह अनुदेशन रणनीति का सबसे प्रमुख हिस्सा है। शिक्षक को चाहिए
कि वे अपनी कक्षा में अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करें, जिससे छात्र तनाव रहित होकर स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके लिए एक शिक्षक को चाहिए उचित वातावरण के निर्माण के लिए छात्रों के साथ विचार विमर्श करे, जिससे उनमें प्रजातांत्रिक गुणों का विकास हो सके। कक्षा कक्ष अनुदेशन की दूसरी रणनीति है उचित कक्षा योजना। एक उचित कक्षा योजना का निर्माण करते हुए शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा की गतिविधियों में छात्र की भागीदारी और सहयोग को बढ़ावा दे, साथ ही साथ कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाए और शिक्षार्थी के अनुकूल कक्षा को बनाने की प्रक्रिया पर ध्यान दे। नेक्स्ट है कक्षा का आयोजन। यह अनुदेशन रणनीति का तीसरा प्रमुख हिस्सा है। इसमें शिक्षक को चाहिए कि वो कक्षा कक्ष में जो भी गतिविधियां करवा रहा है उनकी अनुमति ले और इसमें विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करे। फिर बात आती है विकसित दिनचर्या और प्रक्रियाओं को शामिल करने की। इसमें शिक्षक को सकारात्मक विशिष्ट नियमों को निर्मित करना होता है। इसके लिए शिक्षक को इस प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करना होगा और अभ्यास के माध्यम से उन्हें मजबूत करना होगा। कक्षा कक्ष अनुदेशन से पहले शिक्षक को उचित कार्यों का प्रबंध भी कर लेना चाहिए। शिक्षक द्वारा छात्रों को कुछ ऐसे कार्य सौंपे जाने चाहिए जिससे उनकी क्षमताओं में वृद्धि हो और साथ ही साथ वे वास्तविक दुनिया से अवगत हो सकें। कक्षा कक्ष अनुदेशन में छात्रों को शिक्षक द्वारा निर्देश देने के लिए पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि छात्र सीखने के लिए सक्रिय रूप से शामिल हो सकें और अनुशासन की समस्या में भी कमी आती है। इससे छात्र अध्ययन की इकाइयों के नियोजन करने में, क्रियान्वयन करने में और मूल्यांकन करने में स्वयं को अपना हिस्सा मानने लगते हैं, जिससे छात्रों के अधिगम को एक नवीन स्वरूप प्राप्त होता है। कक्षा कक्ष अनुदेशन की जो अंतिम रणनीति है उसमें उचित प्रबंध व्यवहार आता है। इस रणनीति में कक्षा में व्यवहार की चर्चा की जाती है, जिसमें संवाद के माध्यम से कक्षा कक्ष की जो भी दिनचर्याएं हैं और प्रक्रियाएं हैं उनको सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर विचार विमर्श किया जाता है, जिससे छात्रों को उनको लागू करने में सुझाव मांगे जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें संपादित भी किया जाता है। इस प्रकार ये अनुदेशन रणनीतियाँ जो हैं वो वर्ष भर चलती रहती हैं। समय समय पर इनका मूल्यांकन किया जाता है। आवश्यकता होती है इन्हें सुचारू रूप से और व्यवस्थित रूप से चलाने की। ये रणनीतियाँ जो हैं वो एक सफल शिक्षक के लिए आवश्यक होती हैं।